सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। कहते हैं कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीतने के लिए आए हैं तो बस जीत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित परीक्षा रीट 2021, इसकी डेट का जैसे अनाउंस हुआ, सतत रूप से स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे, मैसेंजर्स पर मैसेज भी आ रहे थे कि गुरुजी इस परीक्षा की डेट आ गई। और चूंकि एक अंतराल के बाद में इसकी डेट लगातार खिसकती गई और उसके कारण पढ़ाई में एक नियमितता नहीं बनी। आखिर ऐसे कैसे नियमितता बनाएं, वापिस उस मुख्य धारा के अंदर हम कैसे आए, किस प्रकार से इस रीट के अंदर हम विजेता बने, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ रणनीति और कुछ ना कुछ प्लानिंग भी होती है। और दोस्तों, आज हम उसी की यहां पर बात करेंगे। बच्चे लगातार जब इस प्रकार से निवेदन कर रहे थे, तो एक टीचर का भी उद्देश्य होता है कि वो मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के साथ आए और बच्चों को हमेशा उस परेशानी से उबारने का कार्य करे। और उसी कड़ी के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर रीट के अंदर जो परीक्षा के कुछ दिन शेष हैं, उनमें क्या ऐसा करें जिससे इस रीट के अंदर हम विजेता बने। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी जंग के अंदर जाएं तो उस जंग में आपका कार्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके बाद में आपको कभी पछतावा नहीं हो कि हमने कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं, यदि उन टिप्स को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं, मोटिवेशन लेक्चर सुनने से कुछ नहीं, मोटिवेशन लेक्चर में कही हुई बातों को यदि हम अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता काफी नजदीक होती है। ये सुनी ही बातें, या मैं कह रहा हूं, आपको हो सकता है कि एक समय सीमा तक तो अच्छी लगे, लेकिन उसके बाद में यदि इन बातों को आपने क्रियान्वित नहीं करी तो फिर इस प्रकार के लेक्चर का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। और चूंकि मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे संपर्क में हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं, वो कभी भी किसी भी जंग के अंदर, विशेष तौर पर परीक्षा में और विशेष तौर पर नौकरी की परीक्षा होती है, उस जंग में तो परास्त होने ही नहीं चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो दोस्तों, क्या ऐसे टिप्स हो, किस प्रकार की अपनी रणनीति हो, क्या अपनी प्लानिंग हो, उसकी यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी की बात यहां पर करेंगे। तो देखिएगा, टिप्स नंबर पहला जिसका अपन ध्यान रखें, और टिप्स नंबर पहला है कि तैयारी शुरू करने का इंतजार ना करें। हुआ क्या कि रीट का अनाउंस हुआ, चूंकि मैं 2 दिन के अंतराल पर आया, और 2 दिन का अंतराल भी मैंने इसलिए लिया कि देखिए, एक बार इन स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की मनोवृत्ति तो देखें कि चल क्या रहा है इनके दिमाग के अंदर। मैं एक बार तुरंत रीट की डेट के अनाउंस के बाद में भी आने वाला था, लेकिन एक बार एनालिसिस कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, साइकोलॉजिकली स्टडी कर रहा था कि आखिरकार देखिए कर क्या रहे हैं ये, क्या ये स्वतः प्रेरित होते हैं, क्या इनको अभी भी जगाने की आवश्यकता है। 2 दिन हो गए, इंतजार कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों बाद में तैयारी शुरू करेंगे, आज नहीं यार कल से कर लेंगे, कल नहीं हम परसों से कर लेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय का इंतजार न करें, ये समय बहुत तेजी से गुजरता है। आप सोचिएगा, इस रीट की डेट इससे पहले अप्रैल के अंदर, जून के अंदर इस प्रकार से आती गई, और उसके बाद में अब ये सितंबर में डेट आ रही है। आप सोचो कि आपकी तैयारी का स्तर क्यों नहीं इतना मजबूत हुआ, और उसका कारण यही था कि हमने तैयारी को पूरी एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश ही नहीं करी। हम हमेशा समय को टालते रहे, और यह समय को टालना ही हमारे लिए एक दिक्कत भर, वहां पर परेशानी का सबक बन जाता है। इसलिए मैं यहां पर आपको पहला जो टिप्स है वो देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो के बाद में, जैसे ही इस वीडियो का अंत हो, इस वीडियो की समापन हो, मैं लास्ट के अंदर जब आपसे कह दूं कि यहां पर अब आप पढ़ाई के अंदर जुट जाइएगा, उसी टाइम पर पढ़ाई में पूरी तरह से अपने आप को केंद्रित कर लीजिएगा, कल का भी इंतजार न करें। क्योंकि याद रखना, जैसे जैसे दिन एक एक गुजरते जाएंगे, चूंकि ह्यूमन नेचर है ये आपकी नहीं,
ये पूरी प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर यूं समझिएगा, जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब भी कोई चीज, और विशेष तौर में जब परीक्षा, जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन फोबिया, क्योंकि जब वो नजदीक होती है तो निश्चित तौर पर दबाव हावी होता है, बशर्ते कि यदि उसकी तैयारी का स्तर पहले से अच्छा नहीं है। इसलिए दिनों को मत निकालिएगा। यदि 5, 7, 10 दिन निकल गए, अभी तो आपको जून दिखाई दे रहा है और सितंबर के अंदर एग्जाम है, उसके बाद में जुलाई के बाद में लगेगा केवल अगस्त के बीच में, तो सोचिएगा कि मानसिक आप पर तनाव निश्चित तौर पर हावी होगा। लेकिन यदि हमने आपकी पढ़ाई, जो आपको दिया हुआ सिलेबस है के मुताबिक अभी से यदि अपन जुट गए, आपने कोई भी समय को खर्च नहीं किया, तो निश्चित मानिएगा कि आपकी पढ़ाई वहां पर पूरी तरह से आपको लक्ष्य और सफलता को प्राप्त करने में पूर्ण योगदान देगी। इसलिए दिनों का इंतजार न करें। 2 दिन निकाल दिए, अभी तक अपन आए नहीं, तो इस प्रकार से इंतजार न करें। तो सबसे राइट टाइम टू स्टार्ट रीड प्रिपरेशन, अर्थात रीड प्रिपरेशन का बहुत राइट टाइम मैं कहता हूं। यदि कोई 0 लेवल से भी स्टार्ट करे, 0 लेवल से, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी कोई बात नहीं, 3 महीने हैं, बहुत कुछ कर सकता है। मैं कहता हूं इतना अच्छा कर सकता है। ईमानदारी से मेहनत करके तो देखो यारो, ईमानदारी से यदि आप मेहनत करके देखोगे तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है भाई। आप मेहनत करोगे, मेहनत से कहीं ज्यादा देता है। आप सोचिएगा, यदि आपने 125 मार्क्स लाने की कोशिश करी आउट ऑफ 150, क्योंकि 1 नंबर का एक सवाल है रीड के अंदर, 150 में से 125 नंबर की आपने यदि टारगेट बनाया, मेहनत कर रहे हो और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो 130 देगा, ध्यान रखना। आप कहोगे गुरुजी 5 नंबर ज्यादा कैसे? भाई उसका बोनस है। ईमानदारी पर हमेशा तरस खाता है वो। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा आप ईमानदारी से मेहनत करिएगा। मैं कहता हूं सफलता तो अपने आप आपको अपने आगोश के अंदर लेती रहेगी। तो आपका यहां पर टिप्स नंबर पहला कि तैयारी शुरू करने का इंतजार कतई न करें कि 2 दिन के अंदर तो अभी अपन बहुत कुछ कर सकते थे। इधर उधर अपन सुनने से, ख्यालों को, ये वो, उनको उससे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 2 दिन अपन ने खराब कर दिए। 2 दिन के अंदर यदि अपन एक प्लान बना के पढ़ाई करते तो सोचिएगा कितने टॉपिक्स अपने कवर हो जाते। तो टिप्स नंबर पहला कि तैयारी शुरू करने का इंतजार न करें, ये राइट टाइम है। इस वीडियो के बाद में पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रति जुट जाए। सेकंड टिप्स मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम को विभाजित करके लक्ष्य बनाकर कार्य करें एवं समय को निरंतर बढ़ाते रहें। होता ये क्या है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताऊं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कहे कि मैं एकदम 15 घंटे पढ़ लूं, नहीं होगा। आपको जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाइएगा। आप यदि आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, मैं कहता हूं कि आप 6 घंटे पढ़ो। कल थोड़ा प्रयास करो कि उसको 6 घंटे को आप 7 घंटे के अंदर आप वहां पर कन्वर्ट कर दो, फिर 8 घंटे कर दो, फिर 9 घंटे कर दो। आपको अपना शरीर और आपका मानसिक खुद का संतुलन और आपका खुद का पूरा आव भाव इस प्रकार का बन जाएगा कि फिर आपको वो अजीब नहीं लगेगा 12 घंटे पढ़ रहे हो तो। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ये यहां से आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हो क्या? उसके लिए धीरे धीरे प्रयास है। कोई रेस जीतने वाला तुरंत वहां पर कोई रेड रिबन को क्रॉस कर जाता है क्या? नहीं करता। उसके लिए उसको लगातार कदमों की थाप है, कदमों की जो चाल है उसको बढ़ाना पड़ता ही पड़ता है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को, समय को इंक्रीज करिएगा। समय इंक्रीज करेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। रात में सोओगे ना तो उस समय पर लगेगा यार आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी। अगले दिन जब रात में सोचना यार आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटा पढ़ गया। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लगेगा कि यार परीक्षा में तो निकल जाऊंगा आराम से। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी आत्मा, याद रखना, आत्मा कभी गलत नहीं बोलती और अंदर से खुद बोलेगी कि बिल्कुल आ गई है मंजिल, जोश आता जाएगा। तो टिप्स नंबर दूसरा यही था कि पाठ्यक्रम जो है उसको डिवाइड करें। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर एक टारगेट बना लिया, मुझको ये चैप्टर पढ़ना है, कि केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ना है, कि साइकोलॉजी के अंदर मैंने मुझे को लर्निंग टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करना है, अधिगम को पूरा कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल। ऐसी स्थिति के अंदर वो पूरा करना ही है उस दिन, उसको डिले नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने उस टॉपिक, जो आपने सोचा कि हमको आज ये करना है, तो उस टॉपिक को करें ही, और आप टाइम धीरे धीरे बढ़ाते चलें, समय को लगातार इंक्रीज करते चलें। तीसरी जो टिप्स है उसकी यदि अपन बात करें, छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें। देखो ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम क्या साबित कर रहा है? ये डायग्राम ये साबित कर रहा है कि जिंदगी के अंदर परेशानियां कितनी भी आई, परेशानियों के बावजूद भी एरो निशाने पर ही पहुंच रहा है, लक्ष्य को ही भेद रहा है। यही आप यहां से सीखिएगा
कि परेशानियां आएगी, रास्ता खुद को बनाना है, दूसरा नहीं बनाएगा। छोटी मोटी परेशानियां, शरीर है, छोटे मोटे दर्द हर किसी के है, छोटे मोटे कोई सिर में दर्द, अरे आज आपको सिर में दर्द हो गया, शरीर में दर्द है, उस दिन पढ़ ही नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? शरीर में दर्द है। अरे यार ये क्या है, सबके ही दर्द है, पूरी दुनिया के दर्द है भाई, हर कोई छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहा है। उन छोटी मोटी परेशानियों को नेग्लेक्ट करिएगा और अपना रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने का लगातार बनाते रखिएगा। आप कोई भी चीज को हावी मत होने, आपने मान लिया ना थोड़ा सा ही दर्द है ना हाथ में, तो ये मान लिया ना दर्द है ना यार, आराम कर लूं, ये लो साहब आपने सोच लिया आराम। एक अगर हाथ में दर्द है कोई बात नहीं, अपन ने कोई पट्टी बांध ली या फिर अपन ने वहां पर कोई जेल लगा ली और उसके बाद में यार अपन पढ़ लेते हैं, तो उसकी सोच वहां पर उसकी हो गई कि उसने पढ़ाई के प्रति अपने आप को केंद्रित रखा। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों केवल यही है कि परेशानियां सबके साथ आती है, छोटी मोटी चीजें हावी होगी आप पर, इधर उधर का वातावरण आपको प्रभावित भी करेगा, नेगेटिविटी भी लाएगा, लेकिन के बावजूद भी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है। और मैं इसलिए कहता भी हूं दोस्तों कि परेशानियां अभी आपके साथ है, परेशानियां रहेगी भी, लेकिन याद रखना इन परेशानियों के बाद में आने वाला जो पल है, समय है, वो सोचिएगा कितना सुनहरा होगा। जिस समय पर नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर को जरा माँ बाप के आप एक बार हाथों में रखना, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर जो आए माँ बाप के हाथों में रखना, उस समय पर माँ बाप की खुशियों का आप सोचिएगा कि आयाम क्या होगा, आप उसको स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, इतना बड़ा उनका खुशियों का आयाम होगा। स्वप्न से भी बड़ी चीज हो गई वो चीज, वो माँ बाप किस ऊंचाइयों पर होंगे। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कि लौट आएगी खुशियां, अभी गमों का शोर है, लौट आएगी खुशियां, अभी गमों का शोर है, जरा संभल कर रहना मेरे दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है, इम्तिहान से गुजरो तो सही, फिर उसके बाद में देखिएगा कि किस प्रकार से स्थिति आगे आती है। ओके, परीक्षा की डेट को ध्यान में रखकर खुद को स्थापित करें। अब यहां पर परीक्षा की डेट को ध्यान में रखकर खुद को स्थापित करें। देखो ये क्या है, डेट जो है परीक्षा की ये बिल्कुल सन्निकट है। अब परीक्षा की डेट को नजरअंदाज न करें, ये नहीं है कि नेगेटिविटी में आएंगे, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, ये कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तुम्हें क्या पता भाई, है वैज्ञानिकों को पता नहीं है। आप अपन कैसे कह सकते हैं क्या होगा, क्या पता परीक्षा के बाद में आएगा। लोग माना कोरोना की इसलिए परीक्षा के बाद में आएगी, मैं कहता हूं चलो आएगी नहीं, तो आप क्या कहोगे, मैं क्या कह रहा हूं उससे क्या होगा, मेरे कहने से क्या होगा और आपके कहने से क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डेट है उस डेट का पूरी तरह से ध्यान रखें और उस डेट के हिसाब से काम करें। आप वहां पर किसी भी मायने में ये नेगेटिविटी के वातावरण से दूर रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टडी हार्ड बिकॉज एग्जाम इज नियर, मेहनत लगातार करते ही करते रहना है। अभी भी अपन को कई बच्चे क्या है कि गुरुजी भाग्य में होगा तो हो जाएगा, है कि नसीब में होगा तो हो जाएगा, कई बोलते हैं गुरुजी लक में होगा ना तो मिलेगा, कई कहते हैं ना किस्मत में होगा तो मिलेगा। तो ये जो लक है, भाग्य है, नसीब है, किस्मत है, कहते रहते हैं कि इसमें होगा तो मिलेगा। जरा समझना बच्चों, देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ये जो अपन बोलते हैं ना, कहीं एक ने बोला तो लक में होगा तो मिलेगा, ये लक जो है ना ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, दो अक्षर है, एक गिरा लक। और ये जो भाग्य बोलते हैं ना, कहीं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में कितने 2.5 अक्षर है, दो तो ये आधा है भाग्य। उसके बाद में कई बोलते हैं नसीब में होगा तो मिलेगा, कई बोलते हैं गुरुजी नसीब में, कितने अक्षर है नसीब में, बोलो 3 अक्षर है। और कई कहते हैं गुरुजी किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगा तो बताओ किस्मत में कितने अक्षर है, 3.5 अक्षर है। लेकिन याद रखना इन चारों से कहीं ज्यादा ये जो मैं लिख रहा हूं, जरा पढ़ना एक बार इसको, नाम क्या है उसका, मेहनत। कितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, 4 अक्षरों से। इन 4 अक्षरों से बना हुआ ये जो शब्द मेहनत है, ये इतना हावी हो जाता है कि इन अक्षरों को कहीं बहुत ज्यादा पीछे धकेल देता है। इसलिए याद रखना कि लक, भाग्य, नसीब, मेहनत, किस्मत, इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर जो शब्द होता है वो कौन होता है, मेहनत, क्योंकि इसी से इन सब का निर्माण होता है। इसलिए कभी भी ये न कहें कि जो होगा तो अपने आप होगा, करने से ही होगा, और करना क्या है, और वो क्या है, मेहनत। तो याद रखिएगा कि डेट को बिल्कुल टारगेट रखें और टारगेट रख के उसी के मुताबिक काम करें। ये नहीं है कि क्या पता होगी, क्या पता कोई कोरोना आ जाएगा, क्या पता तीसरी लहर आ जाएगी, तो फिर तो पढ़ाई का अपन कभी भी पढ़ाई की धारा में आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल टाइम का ध्यान रखें, स्टडी हार्ड बिकॉज एग्जाम इज नियर, बिल्कुल नजदीक है। अच्छा आगे देखिएगा,
इसके बाद में अगली जो बात है, और अगली जो बात है वो क्या है, प्रत्येक प्रश्न से लड़ना है, अतः सभी विषयों को प्राथमिकता दे, किसी भी टॉपिक को नजरअंदाज न करें। आपने भी देखा इससे पहले भी रीट के अंदर, क्योंकि सभी आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबको पता भी है, और रीट की वेटिंग भी निकली थी 2018 की, आप देखिएगा पॉइंटों के अंदर पूरी सीट भर गई थी, पॉइंटों के अंदर 1% तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंटों के अंदर बढ़ गई थी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न की लड़ाई है। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न की लड़ाई है, तो न तो आपको इस रीट के अंदर 5 सब्जेक्ट है उनको छोड़ना है, 5 सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, और किसी भी सब्जेक्ट को नहीं, मैं तो कहता हूं किसी भी आपको टॉपिक को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक एक प्रश्न की लड़ाई है, इसलिए हर ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको रेस्पेक्ट देना है, और यदि आप उसका रेस्पेक्ट दोगे तो निश्चित मानना परीक्षा में वो क्वेश्चन भी आपका रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर बहुत जो जंग है ये बहुत ताकतवर जंग है, जिसके अंदर अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन तभी होगा जब अपन सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्थात सभी प्रकार के टॉपिक्स को अपने साथ में लेके जाएंगे, और उन टॉपिक्स को जो अपने दिमाग के अंदर विद्यमान होंगे उसी से उस जंग को अपन जीतेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर कि आपको कोई भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको बीच में, यदि कभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ लिया तो एकदम ही समझ में आ गया सब पूरा टॉपिक, कई बार पढ़ते हैं, पढ़ते समय कोई टॉपिक के अंदर कोई बात समझ में नहीं आई। अब जब आपको बात समझ में नहीं आई तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, वो आपको शब्द समझ में नहीं आया या उसमें कोई ऐसी भाषा लिख रखी है समझ में नहीं है, अंडरलाइन कर लें, और जब आप पढ़ रहे हो उस समय पर उसमें ज्यादा नहीं सोचें, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो आपको दिक्कत आई, जो आपने अंडरलाइन करी, जो शब्द में दिक्कत आई या कोई भाषा में दिक्कत आई या आप जो पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन में दिक्कत आई पर्टिकुलर, उसके बाद में आप अपने अध्यापक से, टीचर से या अपने साथीगण से जो तैयारी आपके साथ कर रहे हैं उनसे उसका विश्लेषण करें। पढ़ते समय यदि कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसी टाइम पे अपन मुंह बना के बैठ गए और ये तो समझ में नहीं आ रही, ये लो साहब दिमाग को एकदम बड़ा बना लिया, अरे आप उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और वो जो आपको परेशानी है ना उस परेशानी को बाद में रेक्टिफाई कर लो, इस चीज का भी ध्यान दें। अच्छा, आगे देखो बच्चों, अगली जो टिप्स है, पढ़ाई करने में किसी की भी कॉपी ना करें, अपने अनुसार समय चक्र बनाएं। अब होता क्या है, वैसे तो ये सिस्टम सही है और ऐसा है भी, और ऐसा साइंटिफिक वे भी के अनुसार भी है कि पढ़ाई का जो सबसे राइट टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है, लेकिन किसी को ये कहे कि गुरुजी मुझको तो सुबह नींद आती है और नींदों में किताब लेके बैठा दिया, वो तो नींदों में ऊँघ रहा है, उसे क्या समझ में आएगी भाई। कईयों को रात में अच्छी लगती है पढ़ाई करना, कईयों को दिन में अच्छी लगती है, किसी को दोपहर में अच्छी लगती है। तो कहने का तात्पर्य आप ये मत देखो कि मेरा दोस्त सुबह पढ़ता है तो मैं भी सुबह पढ़ूं, तुम्हारी नींद नहीं खुल रही मत पढ़ो, नींद नहीं खुल रही झोंकों में रहोगे, दिमाग भारी, दिन भर दर्द रहेगा, क्या मतलब है भाई सुबह पढ़ने से। आप दोपहर में पढ़ लो, आपको दोपहर अच्छा लगता है, आपको रात में अच्छा लगता है, सुबह आप अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, मैं कहता हूं जब आपका दिमाग बिल्कुल संतुलन में रहे, शरीर बिल्कुल एकदम फिट रहे, ये नहीं है कि जल्दी उठ गए या देर रात तक पढ़े तो ऐसी स्थिति में आपके उल्टा सिर में दर्द हो जाए। आपको यदि सहज नहीं है तो आप उस टाइम को नेग्लेक्ट करें, आप उस टाइम को चूज करें जो आपके शरीर के अनुसार रहे। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ाई में कॉपी न करें कि वो किस टाइम पे पढ़ रहा है, अपने अनुसार समय को एडजस्ट कीजिएगा, वही आपके लिए हितकर होगा। तो पढ़ाई करने में किसी की भी कॉपी न करें, अपने अनुसार समय चक्र बनाए। अच्छा, इसके बाद में अगली जो टिप्स यहां पर बात आती है कि अभी तक जो प्रमाणिक किताबों से पढ़ा है उसी का विश्लेषण करें। क्या है, अब एक नेचर होती है, ये वापिस एक मानवीय स्वभाव है कि यार वो तो रंग बिरंगी तरह तरह की किताबें हैं, देखे यार वो उसमें से पढ़ लें, उसमें से पढ़ लें, फिर कोई आपका साथीगण किताब लेके आता है तो आप सोचते हो यार इसमें से पढ़ लें, हैं? अरे आपने इससे पहले जिसमें से पढ़ रखा है ना, जो भी प्रमाणिक किताबें हैं, मैंने इससे पहले भी जो वीडियो डाले थे उन्हें बता रखा है कि बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें प्रमाणिक है, और उन प्रमाणिक किताबों से सब कुछ क्वेश्चन पेपर का डिसाइड होता है, क्वेश्चन पेपर का क्रिएशन होता है, क्वेश्चन पेपर का निर्माण होता है, क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आप उन प्रमाणिक किताबों को ही पढ़ो भाई, क्यों इधर उधर की किताबों को पढ़ो। और दूसरी बात, अब जितना जो पढ़ लिया ना जिन किताबों से उन्हीं को पढ़ें, तरह तरह की अब नई किताबें नहीं लाएं। कारण क्या होगा, चीज भले ही वही है लेकिन उसकी भाषा शैली अलग है, आपको 2 मिनट में कंफ्यूज कर देगी, दिमाग खराब हो जाएगा, मुझको कुछ याद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना आपने जिस किताब से पढ़ा, जिस भी किताब से पढ़ा, उसी को बार बार पढ़ के उसका विश्लेषण करें, बजाय कि उस टॉपिक को फिर दूसरी जगह से जा रहे हैं और दूसरी जगह जाके हो सकता है वो टॉपिक उतनी बात समझा रहा है लेकिन भाषा अलग है, और आपको एक अलग ही चक्रव्यूह के अंदर डाल के वहां पर फंसा के चला जाएगा और वो दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए जो किताबें आपने इससे पहले पढ़ी है
जिनको आप लेकर चल रहे हो, या यूं कह दीजिए जो जीरो लेवल से शुरू कर रहा है, तो मैं तो उसके लिए कहूंगा कि आप बोर्ड और एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ ले। और जो इससे पहले, यदि पहले से सतत रूप से जो पढ़ाई की धारा में चल रहा है या इससे पहले से तैयारी कर रहा है, उसके लिए कहूंगा कि जिससे भी उसने पढ़ा है, जो भी उसके पास नोट्स है, जो भी किताब पढ़ी, उन्हीं को बार बार पढ़े। अलग से किताबों में इधर उधर न फंसे, चक्रव्यूह के जाल में नहीं तो फंस जाएंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अंदर फंसे। अच्छा, अगली जो बात है, यदि तनाव हावी होने लगे तो उस समय पर अपने माँ बाप के चेहरों को ध्यान रखें। देखिएगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। डिप्रेशन इस दुनिया में हर इंसान के साथ आता है, लेकिन याद रखिएगा, एक शख्स उस डिप्रेशन को पार कर जाता है और एक ऐसा शख्स जो उस डिप्रेशन में दब जाता है। मैं कहता हूं कि हमेशा यदि आप डिप्रेशन में आओ और आपको खुद को एक उत्साह चाहिए, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको एक अलग से ऊर्जा चाहिए, आपको एक एनर्जी चाहिए, मैं हर वीडियो के अंदर, आप जितने भी मेरे मोटिवेशन वीडियो है उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं, ये है भी, विज्ञान इस चीज को खोज भी रही है कि ऐसा है क्या। मैं कहता हूं कि जिससे हम बने हैं, माँ बाप जो है, जिनसे हमारा इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन माँ बाप के अंदर एक एनर्जी का ऐसा स्रोत है कि जब भी माँ बाप को देखते हैं, मैं कहता हूं उसकी औलाद के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी का पुंज आ जाता है, और वो पुंज ही उसको उत्साह लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है, ताकत लेके आता है, उसके अंदर पोटेंशियल लेके आता है। इसलिए कभी अपने डिप्रेशन में आ जाए तो उस समय अपने माँ बाप के चेहरों को याद कर लें, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, ताकत आ जाएगी कि वाह, उन चेहरों के अंदर क्या ताकत है, माँ बाप के आशीर्वाद में क्या ताकत है। आप सोचिएगा, उस ताकत को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। बार बार मैं कहता हूं, दिन में कोई तनाव है, माँ बाप के चेहरों को याद कर ले, अरे यार कुछ नहीं है, माँ बाप के चेहरे, ताकत आ गई। ले लो, चेहरे याद करने से ही ताकत आ जाती है। घर पर यदि रहते हो तो माँ बाप के सुबह शाम आशीर्वाद लेने से ताकत आएगी, उससे आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा निखरेगा। और इसलिए तो कहते हैं कभी सोचना भी, माँ बाप जो है उनका जब हाथ सिर पर आता है ना, अपन ने वहां पर लगाया अपना हाथ उनके पैरों में, लेकिन उनका हाथ आया अपने सिर पर, तो जैसे ही उनका हाथ अपने सिर पर आता है, जरा सोचिएगा उस समय पर आप कहां किस ऊंचाइयों पर आ जाते हैं। परीक्षा से पहले माँ बाप के ढोक दे के जाओ, फिर देखो आप कैसे उछड़ते जाता है बच्चा। यूं यह कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम इस जंग को फतेह कर दूंगा। याद रखिएगा, मोर रेस्पेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और वो आपके कौन है, पेरेंट्स हैं। मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट करिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल मात्र इस जीवन यापन के लिए नौकरी नहीं, माँ बाप की चाहत के लिए नौकरी दे। उनकी चाहत है कि आप नौकरी लगे, और उनकी चाहत को पूरी करने के लिए अच्छा प्रयास करें। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। चाहे प्रयास कितने भी हो, बस ये मौसम बदलना चाहिए। कुल मिला के परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ये बेरोजगारी का जो इस प्रकार का माहौल है, जो आपको घेरा हुआ है, इस वातावरण से तो निकलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा एक सकारात्मक प्रयास करके इस दलदल से बाहर निकलें। और ये दलदल इसलिए क्योंकि माँ बाप की चाहत है कि आप इस बेरोजगारी के दलदल में न रहें, आप एक रोजगार के अवसर पर पहुंचें। ये उनकी चाहत है, उस परिवार की चाहत है। उस परिवार की चाहत को उनकी आंखें हमेशा पल पल आपको इसी अभिलाषा से देखती है। मैं कहता हूं कि उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अच्छा प्रयास तो आपको करना ही चाहिए। तो ये दोस्तों, आपका चूंकि लगातार एक मेरे पास मैसेज आ रहे थे, और मुझको भी चूंकि ऐसा लगा कि बच्चों को बीच में आके, और एक बार अपन टॉपिक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अपन उठाएं, उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको बातें बताई है। और इन बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित, और इन बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में स्थापित भी करें। आप ये नहीं कि इनको सुन के और फिर उसके बाद में ये, तो फिर इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यदि इन बातों का अपन ध्यान रख के, और यदि इस पढ़ाई के अंदर इस परीक्षा की जंग में निश्चित तौर पर यदि अपन जाएंगे, तो वहाँ पर पूरी तरह से अपन विजेता बन जाएंगे। आप सभी अपने माँ बाप की भावनाओं पर, माँ बाप की चाहत पर, परिवार की चाहत पर पूरी तरह से खरे उतरें। आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, एक उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य की अभिलाषा के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।